यहाँ पे जो जुडिशियल सर्विसेज महाराष्ट्र का है उसका किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बेसिकली गाइडेंस सेशन रहेगा आपके लिए। इसमें आपको बताया जाएगा कि सिलेबस क्या है, कंपटीशन का महाराष्ट्र जुडिशरी के लिए कंपटीशन का लेवल क्या है, ठीक है, कितने वैकेंसीज आते हैं, कहाँ तक मतलब वहाँ पे मेरिट लगता है और आपको कितना डेडिकेशन इस एग्जाम के लिए देना है, ठीक है, इसमें एग्जामिनेशन में स्टेजेस कितने हैं, ये सारी जो बेसिक चीजें हैं इन बातों के ऊपर आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जब हम महाराष्ट्र जुडिशरी की स्पेसिफिकली बात करते हैं, अगर आप किसी भी जुडिशरी के लिए बात करते हैं, सपोज हिंदी स्टेट के जुडिशरी के लिए बात करते हैं, सपोज मध्य प्रदेश जुडिशरी के लिए जब आप बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए बात करते हैं, तो वहां पे कंपटीशन थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अभी पूरे इंडिया से यहाँ पे लोग हैं तो आप लोगों को भी ये बात पता है हिंदी लैंग्वेज अगर वहां पे कंपलसरी है तो हिंदी लैंग्वेज जो है मतलब मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स के लिए वहां पे चल जाता है। महाराष्ट्र के भी लोग एमपी के जुडिशरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मगर महाराष्ट्र जुडिशरी का एक बेसिक रिक्वायरमेंट आपको लगता है वो है मराठी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट। तो मराठी लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट है वो अगर आपके पास है, मतलब आप अगर मराठी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, तो आप वो सर्टिफिकेट आपके प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज जो रहेंगे आपके जिले के, वहां से आप उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर द महाराष्ट्र जुडिशरी। उसके बाद यहाँ पे दो क्वालिफिकेशन में जो दूसरी जरूरी चीज है वो है आपका एलएलबी का एजुकेशन आपने किस तरीके से किया है। ठीक है, आपके सपोज आपने 5 ईयर एलएलबी का कोर्स किया है तो आपको जो 10 सेमेस्टर रहेंगे, 10 के 10 सेमेस्टर में आपका कभी भी बैकलॉग नहीं लगना चाहिए अगर आप फ्रेशर के कैटेगरी में एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो। ठीक है, अगर आपका ये इस तरीके से आपने क्लियर किया है और आप इसमें एक और कैटेगरी है, आप ओपन कैटेगरी में है तो आपको 25 के बीच में आपका एज होना चाहिए, तब आप महाराष्ट्र जुडिशरी का एग्जामिनेशन विदाउट एनी प्रैक्टिस क्राइटेरिया आप दे सकते हैं। जैसे आपने मध्य प्रदेश का अभी सुना होगा, उन्होंने 3 ईयर प्रैक्टिस कंपलसरी कर दिया है। तो महाराष्ट्र में आज भी इसमें थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिलता है, मगर आप ये फ्रेशर की कैटेगरी में आप एलिजिबल होने चाहिए। सारे के सारे आपके जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने चाहिए। अगर आपने 5 साल का एलएलबी है तो 10 सेमेस्टर रहेंगे, 3 साल का एलएलबी किया है तो आपके 3 सेमेस्टर रहेंगे, मतलब 6 सेमेस्टर रहेंगे 3 साल के। इन सारे सेमेस्टर्स में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्लियर है तो आप महाराष्ट्र जुडिशरी का एग्जामिनेशन मतलब विदाउट एनी प्रैक्टिस का क्राइटेरिया आप वहां पे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसेंशियल मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हो गया। आपके बहुत सारे सवाल भी रहेंगे तो हम लास्ट में इन सब सवालों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, आप प्रैक्टिशनर अगर आप है, 3 साल का आपका प्रैक्टिस कंप्लीट हो गया है तो आपको फिर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, मतलब 50% मार्क्स भी आपको होने चाहिए फ्रेशर के लिए, मगर 3 साल के प्रैक्टिस के बाद अगर आप महाराष्ट्र जुडिशरी का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आपके लिए वहां पे कोई भी लिमिट नहीं है, आप वहां पे बिंदास अपीयर हो सकते हैं। आप किसी भी स्टेट के हो तो भी आप अपीयर हो सकते हैं, बस एक ही बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अभी ये ट्रायल कोर्ट का एग्जामिनेशन है, विटनेस क्या बोल रहा है उस आपको समझ में आना चाहिए। इतना ही नहीं, जिनको हम डी मैन्योर ऑफ विटनेसेस बोलते हैं, मतलब विटनेस का जो कंडक्ट होता है वो भी जजेस को समझ में आना चाहिए। इसीलिए मराठी बोलने आना, उसको समझना और उसको रीड करने का आपका जो है ये तीनों चीजें आपको समझनी चाहिए, तभी आप महाराष्ट्र जुडिशरी के एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये तो हो गई बेसिक क्वालिफिकेशन की बात। इससे अगर आप आगे अगर हम देखेंगे सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पे ये एग्जामिनेशन को 3 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है। जो फर्स्ट स्टेज होता है उसको हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप सबको पता है कि यहाँ पे एमसीक्यू टाइप की एग्जामिनेशन होती है। तो एमसीक्यू टाइप के एग्जामिनेशन में आपको जो है मतलब जो हमारे 12 सब्जेक्ट्स हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, आईपीसी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको सवाल पूछे जाते हैं और ये सब्जेक्ट जो है मतलब एकदम सरल भाषा में आपको मतलब सवाल आते हैं। ठीक है, 2019 का जो पेपर था उसी में आपको बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए थे। अदरवाइज सारे एग्जामिनेशन के पेपर ऐसे होते हैं कि अगर आपकी तैयारी प्रॉपर है, आपने उसको अच्छे से तैयारी किया है तो आप उसमें आउट ऑफ मार्क ले सकते हैं। मतलब जैसे मैडम ने अभी बताया कि लीडिंग क्लासेस हम लोग चलाते हैं तो 96 तक भी रैंक स्टूडेंट्स के होते हैं। 4 मार्क अगर जेएमएफसी के कुछ क्वेश्चंस कैंसिल हो गए तो 96 मार्क्स तक आप स्कोर कर सकते हैं। मतलब बताने का जरूरत यहाँ पे ये इसलिए है कि सारे के सारे सवाल जो है आपको जो 12 बेरेट के जो एक कन्फाइन एरिया है उसी में से आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी एग्जामिनेशन अगर आप देखोगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सपोज आप तलाठी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, एसडीएम के लिए ट्राई कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, यूपीएससी एग्जामिनेशन को अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो सारे एग्जामिनेशन में आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है
कुछ सवाल ऐसे रहेंगे जिनके जवाब किसी को भी नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब मेरिट जो है वो कभी भी आउट ऑफ मार्क कोई नहीं ले सकता है। मगर ये महाराष्ट्र जुडिशरी हो या फिर मध्य प्रदेश का भी जुडिशरी अगर आप देखोगे तो इन जुडिशरीज में आउट ऑफ मार्क लेने के भी चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि सारा सब्जेक्ट कन्फाइन है, सारे सिलेबस कन्फाइन है। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने आर्टिकल्स हैं, अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये अलग बात है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक अलग बात है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करते हैं तो उसमें जो इंपॉर्टेंट केस लॉज जो है वो सारे भी आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मगर महाराष्ट्र जुडिशरी में अगर आप देखोगे तो आपको सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं दिया है। ठीक है, वहां पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो मेजर सवाल जो आपके रहेंगे वो आपको मतलब जो बेयर टेक्स्ट होता है उसी में से पूछे जाते हैं। और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आपको जो केस लॉज वगैरह है वो आपको एक्सेप्शन में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी की अगर आप बात करोगे तो सेम सेक्स मैरिजेस का कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, या फिर मैरिटल रेप का जो अभी कोर्ट में आ रहा है। महाराष्ट्र का जो लैंडमार्क जजमेंट मतलब विधानसभा का जो क्राइसिस हो गया था, ये पार्टी स्प्लिट का जो हो गया था। ठीक है, मतलब जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उनके ऊपर जो एकनाथ शिंदे का शिवसेना जो अलग हो गया था उसके ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट आया है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल लैंडमार्क जजमेंट अगर आप छोड़ोगे तो यहाँ पे आपको ज्यादातर जजमेंट्स पूछे नहीं जाते हैं। महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट की अगर आप बात करोगे तो कन्फाइंड लॉ है, उसी में से आपको जितने सारे सवाल आ जाएंगे। इस लॉ को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो, ठीक है, मतलब इस बेयर टेक्स्ट को अच्छे से समझना है, उसके अपने लैंग्वेज में अच्छे से नोट्स बनाने हैं और उसके ऊपर आपको कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। इतना अगर आप कर लेते हो तो आपको यहाँ पे भी मतलब अच्छा स्कोर आप वहां पे ला सकते हैं। और इसका मेरिट जो है वो भी वैरी करता है। ठीक है, जितने जगह होते हैं मतलब जितने वैकेंसीज होते हैं उसके हिसाब से इसका मेरिट भी वैरी करता है। मतलब 2019 का अगर आप देखोगे पोस्ट तो वहां पे 190 पोस्ट थे और पेपर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। तो 31 मार्क्स के ऊपर आपका जो है प्रीलिम का मेरिट वहां पे क्लोज हुआ था। और अभी लास्ट ईयर की बात अगर आप करोगे तो 74 सीट्स थे, तो उसमें 74 सीट्स में से मतलब वहां पे जो मेरिट है 79.25 पे आपका मेरिट लगा था। तो इस तरीके से मेरिट भी जो है वैरी करता रहता है। अब इस बार का जो एग्जाम है वो 9 सितंबर को होने वाला है। इसमें आपको 114 सीट्स के लिए वहां पे ये एग्जामिनेशन होने वाला है। तो यहाँ पे भी मेरिट जो वैरी करेगा। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ये जो 12 बेयर एक्ट के जो लॉज है, ठीक है, सारे के सारे जनरल लॉज हैं। मतलब आप लॉ का कोई भी एग्जामिनेशन का अगर आप मतलब प्रयास कर रहे हैं या फिर आप उसके लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले बेसिक बात आपको बताना मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि लॉ के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो करियर है इसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, जैसे आप इस बार के अगर आप ईयर देखोगे तो यहाँ पे इसको कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र के लिए तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का ईयर आप इसको कह सकते हैं। लॉ ऑफिसर के भी पोस्ट आए थे, असिस्टेंट लीगल के भी आए थे, लॉ कंसल्टेंट के भी आए थे, टाउन प्लानिंग ने भी वैकेंसीज रिलीज किए थे, जेएमएफसी के भी इतनी बड़ी ऐड आई है। ठीक है, फैमिली कोर्ट जज के भी एग्जाम आए हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो मेंबर बनना आप चाहते हैं तो वो भी आपको वहां पे संधि यहाँ पे दिया गया था। तो सारे एग्जामिनेशन के लिए आप वहां पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे एक और बात आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र जुडिशरी का जो कंपटीशन है वो किसी भी बाकी एग्जामिनेशन से बहुत ज्यादा कम है। मतलब अगर आपने आज तक कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में आपके दिन में ख्याल नहीं आया है इसको प्रिपेयर करने का, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कंपटीशन बहुत कम है। अगर आप तलाटी का भी अभी यहाँ पे वैकेंसी आया है उसका अगर आप फॉर्म देखेंगे तो मतलब 11 लाख से ऊपर फॉर्म है। ठीक है, तो बहुत सारे फॉर्म वैकेंसीज वहां पे आते हैं। यूपीएससी का अगर आप एग्जामिनेशन देखोगे तो 8 लाख 9 लाख 10 लाख फॉर्म तो ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, मगर महाराष्ट्र जुडिशरी में अगर आप देखोगे तो आपको 8000 फॉर्म में वहां पे लिमिट होता है। 8000 या 9000 10,000 तक ये वैकेंसी जाते हैं। ठीक है, मतलब फॉर्म जाते हैं और वैकेंसी भी आपके लिए अच्छे होते हैं। कभी 190 होते हैं, कभी 110 होते हैं, कभी 74 होते हैं, कभी 70 मतलब 63 होते हैं। ये लास्ट ईयर के कुछ वैकेंसीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब जज के बगल में बैठने वाला जो क्लर्क होता है, ठीक है, उसके भी अगर एग्जामिनेशन के फॉर्म निकलते हैं तो उसके लिए वैकेंसी ज्यादा होते हैं। 25-30 हजार फॉर्म तो ऐसे आ जाते हैं। मगर महाराष्ट्र जुडिशरी में अगर आप देखोगे, एक तो क्या होता है कि जो फ्रेशर वाले जो लोग होते हैं जो लॉ कंप्लीट होने के बाद में एकदम से एग्जाम देना चाहते हैं वो इलिजिबल क्राइटेरिया में नहीं बैठते हैं, क्योंकि 10 सेमेस्टर होते हैं। 10 सेमेस्टर में कभी ना कभी ऐसा हुआ होता है कि एक आध सब्जेक्ट तो बैकलॉग रह गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से वो लोग इलिजिबल नहीं होते हैं। और जो जिनका 3 साल का प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाता है उनमें से मेजर लोग ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस में सेट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में अगर सेट हो गए तो फिर यहाँ पे इधर आने का सोचते नहीं है, या फिर उनका जो एकेडमिक्स होता है उनको उनका कॉन्फिडेंस भी अंदर से कम हो जाता है कि भाई ये सब्जेक्ट में 12 सब्जेक्ट अच्छे से कर सकता हूँ मैं जज, मतलब यहाँ पे मैं ये सारे का सारा जो प्रिपरेशन है। सपोज अगर क्रिमिनल प्रैक्टिस में कोई गया है तो उसका सिविल के लिए उसका कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। उसको सिविल प्रोसीजर कोड का देखेंगे तो ही उसको लगता है कि ये इतना बड़ा कब पढ़ूंगा। ठीक है, ये इतने सारे सेक्शंस इतने सारे ऑर्डर्स मैं यहाँ पे कब पढ़ने वाला हूँ। तो ये सोच के ही वो यहाँ पे नहीं आता है, इसलिए 60 हजार फॉर्म होते हैं। और महाराष्ट्र जुडिशरी में बाहर के लॉ के कंप्लीट करने वाले लोग भी नहीं आते।
ठीक है। यहाँ पे महाराष्ट्र में एमपीएससी का मार्केट बहुत ज्यादा है, बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन करने वाले हैं, मगर दिक्कत वाली बात है कि उनका लॉ कंप्लीट नहीं होता तो वो इधर नहीं आते। तो ऐसी बहुत सारी वजह से यहाँ पे लॉ के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको अपॉर्चुनिटीज अभी बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने आपको कुछ गिने चुने पोस्ट भी बताया, लॉ ऑफिसर हो, असिस्टेंट लीगल हो, लॉ कंसल्टेंट हो, टाउन प्लानिंग हो, ठीक है, या फिर सेबी के अभी कुछ जगह आए थे वो हो, या फिर सीबीआई के पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जामिनेशन हो, कंज्यूमर फोरम के मेंबर का लिए अगर आप फॉर्म भर सकते हैं तो वो सारे भी हो। ठीक है, इतने सारी जगह के लिए इस बार वैकेंसी आई थी। या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का हो, ठीक है, आज ही उसका रिजल्ट लगा है। ठीक है, मतलब 450 स्टूडेंट्स हमारे वहां पे मतलब उसमें उन्होंने जगह ले ली है। उसका भी वैकेंसी बहुत बड़ा वैकेंसी आता है, 550 के आसपास वैकेंसी आता है, मगर उसका थोड़ा सा डिले में आता है, 4-4 साल तक उसका वैकेंसी नहीं आता है। ठीक है, इस बार अभी ऐसा होने वाला है कि 250 और पब्लिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के वैकेंसीज आने का चांस है। मतलब कुछ ही आने वाले दिनों में एक और बड़ा वैकेंसीज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का आने वाला है। तो उसका अगर आपका 5 साल का प्रैक्टिस कंप्लीट है तो आप उसके लिए भी वहां पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक हो गया, मतलब हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कि लॉ में अभी आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। उसके बाद फिर से बैकग्राउंड करते हैं जुडिशरी में आपको किस तरीके से आप सक्सीड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि प्रीलिम का सिलेबस मैंने आपको बताया, ये 12 सब्जेक्ट्स है, आपको इन 12 सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझना है। ठीक है, और मतलब सवाल जो पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, उसमें कुछ थोड़ा सा डीप डेप्थ में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको बस इन सारे लॉस को पढ़ना नहीं है, उसको आपको अंदर से फील करना है, अंदर से आपको उसको समझना है। मतलब लॉ पढ़ना एक बात है और लॉ को समझना अलग बात है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम के लिए अगर मैं आप बताऊं, छोटे छोटे डिटेल्स पे आपको सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल देखोगे, ठीक है, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये जो सीक्वेंस दिया गया है, अभी ये इसके ऊपर सवाल पूछना, ये सीक्वेंस में कौन सा पहला है कौन सा बाद में है, ये सवाल मुझे खुद नहीं लगता कि इतना ज्यादा अच्छा सवाल है, फिर भी जो है जुडिशरी में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको बोला जाए कि सेकेंडरी एविडेंस आप मतलब किस चीज के लिए दे सकते हैं, ठीक है, फॉर द कंटेंट, फॉर द कंडीशन, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, इन तीनों चीजों के लिए आप जो है सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। जब हम सेकेंडरी एविडेंस कहाँ दे सकते हैं, ये सेक्शन 65 जब हम एविडेंस एक्ट का पढ़ते हैं तो वहां पे उसको देखने में हमें लगता है कि भाई 65 में जो नीचे जो क्लॉजेस दिए गए हैं कि ओरिजिनल एविडेंस जो है डिस्ट्रॉय हो गया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अभी इजीली मूवेबल नहीं है, उसको नहीं ला सकते हैं। ठीक है, या फिर सामने वाली पार्टी ने जो है ओरिजिनल एविडेंस मतलब लॉस्ट हुआ है इसका, उसने एडमिशन किया है, तो ये सारे जो क्लॉजेस है हमको ये इंपॉर्टेंट लगते हैं। मगर जब जुडिशरी में सवाल आता है तो एकदम से उसका जो स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग क्या है कि सेकेंडरी एविडेंस कैन बी गिवन फॉर द एग्जिस्टेंस, फॉर द कंटेंट और फॉर द कंडीशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसके ऊपर आपको जो है जुडिशरी सवाल पूछता है। ठीक है, तो कहने वाली समझाने वाली बात, ये एग्जाम्पल देने का रीजन ये है कि आपको इन सारी छोटे छोटे डिटेल्स के ऊपर भी आपको जो है वहां पे समझना है, आपको इनके ऊपर भी फोकस करना है, तभी जाके आपका जो है आप जो है जुडिशरी के लिए वहां पे आप तैयारी कर सकते हैं, मतलब आप तैयार हो जाएंगे। तो ये 12 सब्जेक्ट्स में जितने भी बेयर एक्ट में सेक्शंस दिए गए हैं, ठीक है, और इसमें भी एक और बात है कि आपको सारा का सारा नहीं पढ़ना है। ठीक है, सपोज अगर आप सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ोगे, ठीक है, या फिर आप सीआरपीसी पढ़ोगे, तो सीआरपीसी में जब आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के एग्जामिनेशन के लिए जब आप पढ़ोगे तो इसमें आपको आप डिसाइड कैसे करोगे कि कौन सा पार्ट मुझे पढ़ना है कौन सा पार्ट नहीं पढ़ना है। मैं यहाँ पे आपको अभी इतने सालों से हम लोग कोचिंग में मतलब ये मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उस अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सारा का सारा नहीं पढ़ना है। सपोज आप सीआरपीसी देखोगे तो सीआरपीसी का आपको बस 30% पार्ट पढ़ना है। ठीक है, बाकी 70% का जो पार्ट है, अगर आप महाराष्ट्र जुडिशरी के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहे हैं तो 70% पार्ट जो है सीआरपीसी का आप सीधा एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको समझना है कि 30% कौन से सेक्शन पढ़ने हैं और 70% में मैं मतलब कौन सा पार्ट वहां पे निकाल सकता हूँ। ठीक है, जितने वर्ड्स आपको सीआरपीसी में दिए गए हैं उसमें से आपको 30% के ऊपर ही अब तक के सवाल आए गए हैं और आगे के भी आते रहेंगे। ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड में तो ये कंटेंट बहुत कम है, सिविल प्रोसीजर कोड में आप 20 से 25% का नाप सकते हैं। ठीक है, उतना ही बस आपको कवर करना है, उतना कवर करो। अभी सबसे बड़ी बात कि इसको आप डिसाइड कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको देखने पड़ेंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। जब आप लास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई कितना तो पार्ट सिविल प्रोसीजर कोड में ऐसा है जिसको कभी जेएमएफसी ने छुआ भी नहीं है, ना प्रीलिम के लिए छुआ गया है ना मेंस के लिए छुआ गया है, और इंटरव्यू में भी ये सारी चीजें आपको पूछी नहीं जाती है। ठीक है, दूसरी बड़ी चीज होती है कि सिविल प्रोसीजर कोड में कितने सारे ऐसे ऑर्डर आपको मिलेंगे जहां पे एमसीक्यू बनाना पॉसिबल ही नहीं होता है, तो वो पार्ट को आप प्रीलिम के लिए आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी मेंस के लिए भी जो है मतलब कहां पे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको एक एग्जामिनेशन का पैटर्न भी आपको समझना पड़ता है कि भाई सपोज सीआरपीसी का आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। एक तो आपको 10 मार्क के लिए लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर आपको डिफरेंसेस पूछेंगे 2.5 मार्क के लिए, या फिर आपको शॉर्ट नोट पूछेंगे 5 मार्क के लिए, या फिर कभी कभी 2.5 मार्क के भी शॉर्ट नोट्स वहां पे आए गए हैं।
तो इतना ही है, ठीक है, इतने में ही आपको सवाल वहां पे आए हैं। तो आप जब किसी भी सीआरपीसी अगर आपको पढ़ना है, तो जब आप किसी भी पार्ट को देखोगे, ठीक है, अभी ये जो चीज है, जब मैं लॉ के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, मतलब जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले होते हैं, उनको मैं ये नहीं समझाता हूं कि भाई लॉ जो अगर आपको पढ़ना है तो आपको ठीक से पढ़ना है, ठीक है, आपको समझ के पढ़ना है। और किसी भी चीज को बस आपको मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि परीक्षार्थी होना, बस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको नहीं पढ़ना है। यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो कई बार जैसे हम बोलते हैं कि उतने अच्छे नहीं होते हैं, उतना स्टूडेंट को नहीं जज किया जाता है। जब यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर करते हो तो पीछे वाले कुछ 10 साल के या फिर पीछे के 5-6 साल के अगर आप क्वेश्चन पेपर निकालोगे तो आपको सारे के सारे सवाल मालूम हो जाते हैं, ठीक है, और उसी में से आपको सवाल आएंगे, ये भी आपको कंफर्म हो जाता है। तो वहां पे यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर आप पढ़ोगे तो आपके 3 साल लॉ के या फिर 5 साल जो है वो आपके वहां पे मतलब उसका आप यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लॉ को आप समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए वहां पे जो आपका एटीट्यूड होना चाहिए वो लॉ को समझने की दृष्टि से होना चाहिए, या फिर बहुत कुछ आपको वहां पे करना है, इस हिसाब से आपको वहां पे आपका दृष्टिकोण होना चाहिए। मगर जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करते हैं तो आपको एकदम से समझ में आना चाहिए कि भाई मुझे क्या चाहिए, एग्जामिनेशन को क्या चाहिए, ठीक है। सपोज सिविल प्रोसीजर कोड का अगर आप सीके तकवानी का बुक हम वहां पे रिकमेंड करते हैं, तो वो बुक अगर आप वहां पे पढ़ोगे तो वो बुक पढ़ने में आपको 3-4-5 महीने ऐसे ही निकल जाएंगे, और फिर भी आपका सीके तकवानी का जो बुक है वो आप बाय हार्ट आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मतलब सिविल प्रोसीजर कोड की तैयारी करने के लिए 4-5 महीने लग सकते हैं अगर आपको सीपीसी अच्छा प्रिपेयर करना है तो। मगर जब आप एग्जामिनेशन की दृष्टि से देखते हैं, एक सिंपल एग्जांपल अगर आपको देंगे, ठीक है, सपोज एक टाइगर है, उस टाइगर को जब वो हिरन की तरफ देखता है तो उसको हिरन है कितना खूबसूरत है, ठीक है, जंगल है, बाकी यहाँ वहां हरियाली है, ये सब उसको नहीं दिखता है, उसको बस दिखता है कि हिरन है और मेरा यहाँ पे खाना है, ठीक है। सपोज कुत्ता अगर किसी बक्से की तरफ भी देखेगा, उसमें अगर कुछ मांस रखा है, कुछ हड्डी रखी है, तो उसको बस वो हड्डी दिखती है, ठीक है। मतलब जो भी जिसका जो टारगेट होता है उसको बस वही दिखता है। जब आप सिविल प्रोसीजर कोड की तरफ देखोगे तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई ये सेक्शन मुझे पढ़ना है, ये प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बड़ा सवाल मुझे प्रिपेयर करना है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप सेग्रीगेटेड स्टडी करोगे तो वहां पे जो है आपका सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो आप उसको 25% तक आप उसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं, और 75% जो पोर्शन है सीपीसी का वो वहां पे निकल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिविल प्रोसीजर कोड में अगर आप अपील के ऑर्डर्स देखोगे, मतलब ऑर्डर 41 से 51 तक देखोगे, तो उसका कोई यूज नहीं है, आज तक कभी भी जुडिशरी ने उसके ऊपर सवाल नहीं पूछा है। सीआरपीसी में अगर आप अपील के प्रोविजन देखोगे, ठीक है, जेएमएफसी के लिए पूछना है, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का जो एग्जामिनेशन है, तो जेएमएफसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब सेक्शन 190 जो है टेकिंग कॉग्निजेंस बाय मैजिस्ट्रेट, ये जेएमएफसी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो काम ही जेएमएफसी का है, तो वो आपको पढ़ना है। उसके बाद कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट बनने वाले हैं आप, कंप्लेंट तो आप ही के पास आने वाला है, तो वो भी सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सपोज सेशन ट्रायल कहां पे होगा, सेशन जज के सामने होगा, तो जो ट्रायल सेशन जज के सामने होने वाला है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको जो पढ़ना है ट्रायल ऑफ मुझे वारंट केस का जो ट्रायल है बिफोर मैजिस्ट्रेट के, आपके उसमें भी 2 कैटेगरीज है, एक ऑन पुलिस रिपोर्ट होता है, दूसरा अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट होता है, तो ये आपको पढ़ना है। समन्स ट्रायल आपको पढ़ना है, समरी ट्रायल भी मैजिस्ट्रेट चला सकता है, वो भी आपको वहां पे पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक और यहाँ पे समझाना चाहता था, ये सारे जो 12 बेयर एक्ट हैं, इन 12 बेयर एक्ट में आपको पहले समझना है कि भाई कौन सा पार्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की जो एग्जामिनेशन है, महाराष्ट्र जुडिशरी की जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं पार्ट के ऊपर आपको फोकस करना है। और ये डिसाइड करने के लिए आपको सबसे पहले हेल्प मिलेगा, मतलब जो सिलेबस आपका है, मतलब उससे आपको हेल्प मिलेगा। दूसरा, जेएमएफसी का काम क्या है ये समझ के आपको पता चलेगा। तीसरा, जो क्वेश्चन पेपर है पिछले वाले वो देख के भी आपको पता चलेगा। और आपको कुछ लेक्चर्स वहां पे यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, जैसे मैडम ने अभी बताया, तो आप प्रोफेसर कराड़ भी सर्च करोगे तो आपको बहुत सारा मतलब वहां पे लेक्चर्स मिलेंगे, वो भी अगर आप वहां पे देखते हो तो वहां पे भी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो ये 12 सब्जेक्ट जो है, आप ये वीडियो भी इनके प्ली के यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, तो आप ये सिलेबस को भी वहां पे थोड़ा सा बाद में यूट्यूब पे देख के भी आप आपके जो डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हैं, और इस सिलेबस को भी आप बाद में नोट कर सकते हैं। तो ये हो गया 12 सब्जेक्ट्स प्रीलिम के बारे में, ठीक है। प्रीलिम में जो है 100 मार्क के लिए आपको सवाल पूछे जाते हैं और 100 सवाल होते हैं, उसमें से आपका मेरिट जो है 80 पे लगेगा, 85 पे लग सकता है ज्यादा अगर आसान सवाल है और वैकेंसीज कम है तो, या फिर 31 पे भी लग सकता है, इसमें ये वैरी करता रहता है, ठीक है। तो ये प्रीलिम का हो गया स्ट्रैटेजी। उसके बाद आता है मेंस के लिए। तो मेंस के लिए आपको 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं, एक होता है सिविल का पेपर और दूसरा होता है क्रिमिनल का पेपर। तो सिविल पेपर में अगर आप देखोगे तो आपको 20 मार्क के लिए सिविल
कोर्ट का जजमेंट पूछा जाता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है और सिविल प्रोसीजर कोड है। ठीक है, ये सारे लॉस के ऊपर आपको जो है वहां पे 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। ठीक है, 20 मार्क का जजमेंट रहेगा और 80 मार्क के जो सवाल है आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे पूछे जाएंगे, पार्टनरशिप एक्ट पे पूछे जाएंगे, सेल्स ऑफ गुड्स पे पूछे जाएंगे, स्पेसिफिक रिलीफ पे पूछे जाएंगे और सिविल प्रोसीजर कोड पे। अभी इन सब्जेक्ट्स में अगर आप क्वेश्चन का पैटर्न अगर आपको थोड़ी मतलब कम समय में अगर आपको समझा दिया जाए तो एक तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मतलब वो 8 मार्क के लिए वगैरह लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, या फिर आपको जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस वहां पे मतलब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स वहां पे अलग अलग कैटेगरीज हो सकते हैं। 2 मार्क के लिए भी मतलब 2.5 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको 4 मार्क के लिए वहां पे शॉर्ट नोट वहां पे पूछे जा सकते हैं। तो यही एक स्ट्रैटेजी आपको जो है मेंस के लिए आपको प्रिपेयर करना है। अभी आपको एक एक सब्जेक्ट का कैसे प्रिपरेशन करना है ये मैं आपको बता देता हूं। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट का आज तक के जितने सवाल आए हैं मेंस के लिए वो सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आए हैं। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के जो बेयर एक्ट है उसी में से आपको सवाल पूछे गए हैं, मगर थोड़ा सा एडिशनल कंटेंट आपको वहां पे प्रिपेयर करना पड़ता है। सपोज अगर आपको कंसिडरेशन पे शॉर्ट नोट पूछा जाए तो आपको कंसिडरेशन का सेक्शन 2D का डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा, उसके बाद सेक्शन 25 भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है तो वाइड बन जाता है। इसके अलावा जितने सारे एक्सेप्शंस आपको दिए गए हैं, ठीक है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हो, चाहे वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में हो, चाहे वो मतलब पार्टनरशिप या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हो। ठीक है, जितने सारे लॉज में आपको एक्सेप्शंस दिए गए हैं, ये सेक्शन 25 में बस 3 एक्सेप्शन दिए गए, इसके अलावा जितने एक्सेप्शन है वो आपको वहां पे कंक्लूड करने पड़ेंगे। इतने सब का आपको जो है कंसिडरेशन का शॉर्ट नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको मतलब जो रेगुलर सवाल हमारे LLB के एग्जामिनेशन में भी होता है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे कुछ बड़े बड़े सवाल आपको मिलेंगे जो 8 मार्क के लिए आपको पूछे जाते हैं, उसमें आपको सेक्शन 10 से सेक्शन 30 तक लिखना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ जगह ऐसी रहेंगी जहां पे आपको बैरक में कंटेंट कम मिलेगा, मगर आपको थोड़ा सा एडिशनल कंटेंट किसी कोई और लॉ से भी आपको कलेक्ट करके वहां पर लिखना पड़ेगा। और कुछ सवाल ऐसे रहेंगे जहां पे जो कंटेंट आपको बैरक में दिया गया है, स्ट्रेट कंटेंट दिया गया, सेक्शन 10 से 30 तक बहुत बड़ा कंटेंट है, तो इसको आपको कॉम्प्रेस करके वहां पे लिखना पड़ेगा। अगर आप इसमें से कुछ एकदम से छोड़ दोगे तो आपका आंसर इनकम्प्लीट रहेगा, आपको वहां पे मार्क्स जो है वहां पे कम मिलेंगे। ठीक है, जब आपको टारगेटेड स्टडी करना है, ठीक है, मतलब JMFC जब आप महाराष्ट्र जुडिशरी की बात करते हो, इसमें सक्सीड होने का सबसे बड़ा जो जरिया है वो मेंस एग्जामिनेशन है। प्रीलिम तो बस आपको एक वहां पे कंपटीशन में लाने के लिए होता है, और प्रीलिम का एग्जामिनेशन जो जो अच्छे से पढ़ाई करता है 12 सब्जेक्ट्स का, वो आराम से प्रीलिम क्रैक हो जाता है। ठीक है, मगर मेंस में आपका स्कोरिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। मेंस में भी मतलब आपको 100 में से 50 मार्क्स लाना आसान है, मगर 50 से 60 या 65 तक जाना आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला है। वहां पे आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ता है। और आपको ये एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए, ठीक है, सिविल में आपको 65 प्लस तो होने चाहिए, और क्रिमिनल में आपको 75 के आसपास होने चाहिए। 65 और यहाँ पे 70। ठीक है, इतना स्कोर अगर आपका है तो फिर आप सिक्योर साइड में वहां पे चले जाते हैं। मतलब इतना टारगेट तो कम से कम आप लोगों को रखना पड़ेगा कि सिविल में मुझे 65 प्लस मिलने चाहिए कम से कम, और क्रिमिनल जो है उसमें मुझे 70 के आसपास तो वहां पे मिलने चाहिए। क्रिमिनल में मार्क्स ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं क्योंकि वहां पे डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, और डिफरेंसेस में आपको आउट ऑफ मार्क मिल जाता है। क्रिमिनल का जजमेंट भी आसान होता है, एक ही फॉर्मेट होता है। अगर किसी को कन्विक्शन देना है तो फिर उसमें पॉइंट सेम रहते हैं, अगर आपको किसी को एक्विटल करना है तो उसमें भी मेजर पॉइंट सेम रहते हैं। मगर सिविल का जो जजमेंट राइटिंग होता है, इसमें आपको अलग अलग तरीके के जजमेंट पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का पूछा जा सकता है, रिकवरी ऑफ मनी का पूछा जा सकता है। ठीक है, रिकवरी ऑफ पोजेशन, अगर आपका घर है आपको उसको रिकवर करना है महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 60 के हिसाब से, तो उसके लिए भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जो जो दिक्कतें मतलब जो जो JMFC के लिए है सिलेबस में, उसके ऊपर आपको सिविल में जजमेंट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, रिकवरी ऑफ मनी का मैंने आपको बताया, परपेचुअल इंजंक्शन का आपको पूछा जा सकता है, टेम्पररी इंजंक्शन का भी आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे जो जजमेंट है आपको वहां पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिविल का हो गया। सिविल में अभी एक कैसा होता है कि हर जजमेंट में इश्यूज अलग अलग होते हैं। क्रिमिनल में बस आपको सेक्शन पॉइंट आउट करना है कौन सा ऑफेंस हुआ है, और उसके हिसाब से आपको पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन बनाने पड़ते हैं। बाकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, विटनेसेस वगैरह ये भी कॉमन रहते हैं। मगर सिविल में जो है किस तरीके का सूट है इसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अरेंज करना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको जो है विटनेसेस अरेंज करने पड़ते हैं, और तब जाके उसका रीजनिंग भी अलग होता है। ठीक है, और उसमें नए नए अमेंडमेंट्स के भी आपको ख्याल रखना पड़ता है। जैसे 2018 का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का अमेंडमेंट है, तो उसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उसके हिसाब से भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा जजमेंट इंपॉर्टेंट है और कौन सा जो चीज है मतलब वहां पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आपको मतलब ये आपका पेपर फर्स्ट के लिए थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे सम अप कर दिया है कि कितना मतलब किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैंने आपको बता दिया, पार्टनरशिप का भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं।
आप जब आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तो वो आपके लिए सफिशिएंट रहता है। इसके लिए आपको कुछ अलग ज्यादा बुक्स वगैरह भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप सेल्स ऑफ गुड्स के लिए बुक कोई चाहते हैं तो अवतार सिंह का वगैरह जो बुक होता है वो आप अच्छा होता है, आप वहां पे उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद सिविल प्रोसीजर कोड की अगर आप बात करोगे तो जैसे मैंने आपको बताया तकवानी साहब का बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का भी अगर आप बात करोगे तो सिन्हा जी का बुक है, वो भी आप अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी एक ऐसा लॉ है जिसमें आप मतलब 30% आपको पढ़ना है और 70% आप वहां पे एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, मॉर्गेज में आपको व्हाट इज मॉर्गेज पूछा जाएगा, मॉर्गेजर क्या कौन है, मॉर्गेजी कौन है, उनके अधिकार कौन से है, मॉर्गेज के टाइप्स कौन सा है, मॉर्गेजर का राइट टू रिडेम्पशन क्या है और मॉर्गेजी का राइट टू फोरक्लोजर क्या है, इतना पूछा जाएगा। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग वगैरह पूछेंगे मॉर्गेज में, सेक्शन 81 में जो है दिया गया है। उसके बाद सेक्शन 91, 92, 93 जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन, हु कैन रिडीम एंड प्रोहिबिशंस ऑफ टैकलिंग, इतना ही पूछेंगे। इसके अलावा बीच में बहुत सारे जो सेक्शंस दिए गए हैं, ठीक है, इसके ऊपर अभी तक जेएमएफसी ने कभी सवाल नहीं पूछा है और इसके आगे भी जो है महाराष्ट्र जुडिशरी सवाल पूछने के चांसेस मतलब ना के बराबर है। ठीक है, चार्ज में भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी सेक्शन 100 है और उस 105 तक सेक्शन दिए गए हैं, मगर इसमें बस सेक्शन 100 पे ही सवाल आता है, जब भी आता है वहीं पे सवाल आता है। तो मैं आपको ये समझाने की क्या प्रयास कर रहा हूं कि ये जो पैटर्न है ये आपको समझना पड़ेगा, इसके पीछे वाले जितने सारे क्वेश्चन पेपर है वो आपके निकालने पड़ेंगे और उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि भाई क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो दिस वाज फॉर द पेपर फर्स्ट। ठीक है, कम से कम 65 का टारगेट आप लोगों का होना चाहिए। ठीक है, प्रीलिम में अगर रेगुलर की तरह क्वेश्चन पेपर आता है तो आप 95 का भी टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, मतलब भाई अपना स्कोर इतना होना चाहिए कि मेंस का एग्जामिनेशन कब आएगा और मेरा उसमें रिजल्ट होगा क्या, मैं फिर पहले रिजल्ट देखूंगा बाद में मेंस का प्रिपरेशन शुरू करूंगा, ये सब चीजें सोचने का भय हमारे मन में होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, प्रिपरेशन ऐसा करो कि भाई 95 तक अपना स्कोर होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो हर चीज अगर आपकी श्योर है। ठीक है, एक जब आप 12 बेरट का प्रिपरेशन करते हो, जब आप उनके नोट्स बनाते हो अपने लैंग्वेज में, मैं जो बता रहा हूँ सीपीसी का 30% है, सीआरपीसी का 25% है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का 30% के आसपास है, ये सब चीजों को मिला के जब आप अपना एक नोटबुक बनाते हो ये ज्यादा से ज्यादा 400 पेजेस तक जाएगा। ठीक है, 400 पेजेस के आगे नहीं जाएगा। ये 400 पेजेस जब आप पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, उसको आप कॉन्क्रीट करोगे, तो जब एमसीक्यू पूछे जाएंगे जितना कॉन्क्रीट रहेगा उतना एमसीक्यू में आप रिस्क ले पाएंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, 1/4 का अगर निगेटिव मार्किंग है तो फिर आपका जो रिवीजन है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए। एमसीक्यू को देखते हुए तो आपके दिल में थोड़ा जरा भी शंका नहीं होनी चाहिए कि भाई ये इसका आंसर तो बी होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपको बस समझना चाहिए कि भाई बी आंसर है तो मैं बी के लिए मतलब यहाँ पे तैयार रहूंगा। ठीक है, तो ये तैयारी अगर आप प्रीलिम के लिए करते हो तो 95 तक आप स्कोर कर सकते हो। 90 तक भी है तो आपको ये तो श्योर रहेगा कि भाई 80 से ऊपर तो मेरिट जाएगा नहीं, अब तक तो कभी नहीं गया 80 से ऊपर, तो इतना तो ऊपर नहीं जाएगा। तो ये आप यहाँ पे तय कर सकते हैं कि भाई मेरा 90 तक होना चाहिए। ये करोगे तो प्रीलिम का आपका जो है स्ट्रैटेजी खत्म हो जाएगा। उसके बाद मेंस का मैंने आपको पेपर फर्स्ट का बता दिया। इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है कि भाई एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जब मेंस का पढ़ाई करूंगा तो लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करूंगा, जितने सारे शॉर्ट नोट पार्टनरशिप पे आ सकते हैं उन सारे शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करूंगा। डिफरेंसेस यहाँ पे ज्यादातर पूछते हैं, डिफरेंसेस का कोई सवाल नहीं होता है। ठीक है, जजमेंट राइटिंग सिविल का मतलब कम से कम 8 प्रकार के जजमेंट आपको पूछे जाते हैं। ऐसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया स्पेसिफिक रिलीफ का, रिकवरी ऑफ मनी का, परपेचुअल इंजंक्शन का, ठीक है, टेम्पररी इंजंक्शन का पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे आपको 8 प्रकार के जजमेंट, रिकवरी ऑफ पोजीशन का जो है रेंट का वो भी आपको पूछा जा सकता है। ऐसे 8 प्रकार के जजमेंट जो है आपको पूछे जा सकते हैं। पार्टीशन का भी होता है। ठीक है, तो पार्टीशन का भी आप मतलब वहां पे तैयार कर सकते हैं। तो ये मतलब जजमेंट तैयार करना मतलब क्या तैयार करना पड़ता है कि इसमें जो है फैक्ट्स कैसे कंप्रेस करूंगा, उसके बाद इश्यूज कौन से रहेंगे। सपोज पार्टीशन का जजमेंट रहेगा तो प्रोबेबल इश्यूज क्या रहेंगे, रिकवरी ऑफ मनी का सूट रहेगा तो प्रोबेबल इश्यूज क्या रहेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप का भी सूट आता है आपको, तो पार्टनरशिप के ऊपर अगर जजमेंट पूछा जाएगा तो प्रोबेबल इश्यूज क्या रहेंगे। सूट फॉर रिडेम्पशन का भी आपको जजमेंट पूछा जा सकता है मॉर्गेज में, क्योंकि टीपी हमारे सिलेबस में है। तो मॉर्गेज का अगर सूट आएगा रिडेम्पशन का तो उसमें प्रोबेबल इश्यूज क्या रहेंगे। ठीक है, प्रोबेबल एविडेंस क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट एविडेंस क्या रहेगा, ओरल एविडेंस क्या रहेगा, ये बस आपको तैयारी करनी है। उसके बाद में डिक्रीड करना है अगर आपको तो उसमें क्या ऑर्डर रहेगा, डिसमिस करना है तो उसमें क्या ऑर्डर रहेगा। ये सारी चीजें आपको पहले से प्लान करके रखनी पड़ती है, तब जाके आपका पेपर फर्स्ट का जो प्रिपरेशन है वो एकदम से प्रॉपर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पेपर सेकंड का प्रिपरेशन जो है उसमें आपको क्रिमिनल का पेपर होता है। इसमें भी आपको सबसे पहले जो है 20 मार्क का आपको पकड़ना पड़ेगा कि क्रिमिनल जजमेंट आपको पूछा जाएगा। क्रिमिनल जजमेंट में एकदम सिंपल होता है। ठीक है, मतलब सिंपल फॉर्मेट रहेगा, पहले कोर्ट का नाम वगैरह सब रहेगा, पार्टी के नाम रहेंगे, उसके बाद आप शुरू करोगे मतलब जो
प्रोसिक्यूशन है उसका क्या स्टोरी है, एक्यूज ने क्या डिफेंस लिया है, चार्ज वगैरह कैसे फ्रेम हुआ है, चार्ज आपने रीड ओवर किया है, एक्यूज ने क्या प्लीड किया है, एक्यूज चाहता है कि भाई ट्रायल हैज टू बी कंडक्टेड, एक्यूज कभी प्लीड गिल्टी नहीं करता, जब एक्यूज प्लीड गिल्टी करेगा तो बाकी का जजमेंट में क्या लिखोगे, ठीक है 20 मार्क का तो आपको लिखना है, तो उसमें सारी जजमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए। इवन इफ आपको स्टोरी में दिया जाएगा कि एक्यूज हैज प्लीडेड गिल्टी, फिर भी आपको ऐसा बोलना है कि भाई एक्यूज, भले एक्यूज ने गिल्टी प्लीड किया है मगर ये थोड़ा सा संशयित लगता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है कि लगता है किसी दबाव में वगैरह किया है, तो बाद में आप जो है आपके हिसाब से एविडेंस वगैरह ले सकते हैं, पूरा स्टोरी बनाओगे, पॉइंट्स पर डिटर्मिनेशन लिखोगे, उसके ऊपर ओरल एविडेंस लोगे, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लोगे, ठीक है, उसके ऊपर आप रीजनिंग दोगे, प्रॉपर एविडेंस को अरेंज करोगे, जिसको हम मार्शलिंग ऑफ एविडेंस बोलते हैं, जो सबसे बढ़िया एविडेंस रहेगा उसको आप अप्रिशिएट करोगे, जिसको हम एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस बोलते हैं, और इन सब चीजों के बाद आप एक प्रॉपर रीजनिंग लगा के जो है एक अच्छा सा ऑर्डर आप लिखोगे, ठीक है। ऑर्डर में आप एक तो कन्विक्शन करोगे या फिर आप एक्विटल करोगे। जब आप कन्विक्शन करते हो तो उसमें भी दो प्रकार के ऑर्डर होते हैं, एक तो आप कन्विक्शन करके उसको प्रोबेशन पे छोड़ दोगे, या फिर आप उसको कन्विक्शन करके सेंटेंस इंपोज करोगे। सेंटेंस जब इंपोज करोगे तो फाइन भी इंपोज करोगे, फाइन के लिए डिफॉल्ट सेंटेंस भी दोगे। तो कन्विक्शन के ऑर्डर में आपको जो है 8-9 पॉइंट आपको मिलेंगे, एक्विटल के ऑर्डर में आपको 5-6 पॉइंट आपको मिलेंगे। तो ये भी आपको जो है पहले से तैयार करना है कि भाई अगर मैं कन्विक्शन का ऑर्डर लिखूंगा तो कितने पॉइंट रहेंगे। भाई जब मैं कन्विक्शन के ऑर्डर के साथ मैं अगर कोई दूसरा ऑर्डर लिखने वाला हूं, ठीक है, तो उसमें कितने पॉइंट्स रहेंगे, ये सारी की सारी चीजें आपको ठीक से वहां पे प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो ये जब आप करोगे तो आपका क्रिमिनल का जजमेंट प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद क्रिमिनल में आपका सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, एविडेंस है और आईपीसी है। ये 3 मेजर लॉज आपको वहां पे पूछे जाते हैं, और 2 माइनर लॉज भी होते हैं, एट्रोसिटी का कायदा एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट का लॉ, ठीक है। तो इन दोनों लॉ के ऊपर भी आपको अच्छे से आप तैयारी आपको करनी पड़ती है। अभी इनके ऊपर अगर आप ट्रेंड देखोगे जेएमएफसी का आज तक का सवाल पूछने का, एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट पूछा जाएगा, और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट जो है, ठीक है, इसके ऊपर भी आपको बस एक शॉर्ट नोट आएगा। तो आपको जो है भाई ऐसे तैयार करना है कि अब तक एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर कौन से शॉर्ट नोट पूछे गए, इतना देखोगे तो समझ में आएगा कि एट्रोसिटी एक्ट में बस इतने शॉर्ट नोट आते हैं, इतना मैं तैयारी कर लूंगा तो भाई मेरा तो कंप्लीट हो जाएगा। एक सवाल कंपलसरी आपको इन दोनों लॉज के ऊपर रहेगा। ये 2 लॉज छोटे छोटे लॉज हैं, एक दिन देखोगे तो एट्रोसिटी कंप्लीट होगा, दूसरे दिन देखोगे तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट कंप्लीट होगा। 2 दिन में आपके 10 मार्क जो है मेंस के एकदम से पक्के हो जाएंगे। फिर आपको हर शॉर्ट नोट अच्छे से प्रिपेयर करना है कि भाई इसमें मैं क्या लिखूंगा, ठीक है। मतलब एक चीज आपको मेंस एग्जामिनेशन में समझनी जरूरी है कि मेंस एग्जामिनेशन में ये तो दिक्कत नहीं है कि कुछ एकदम से अलग आएगा, ठीक है। सवाल तो आएगा, सवाल हर किसी को पता होगा कि सवाल तो आपको मिल जाएंगे, जितने सवाल आपको चाहिए वो आपको मिल जाएंगे, हर कोई सवाल अच्छे से मतलब वहां पे मिल जाएगा। तो मार्क्स किसको मिलेंगे, मार्क्स उसको मिलेंगे उस सवाल को जिसने अच्छे से प्रिपेयर किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अरेस्ट विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर कब कर सकते हैं, अगर आपको ये सवाल पूछा जाएगा 10 मार्क के लिए, तो सेक्शन 41 तो हर कोई लिखेगा, ठीक है। सीआरपीसी का सेक्शन 41 तो हर कोई लिखेगा, तो फिर सबको क्या सेम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब हर किसी को फिर जनरल मार्क मिलेंगे, 5 मार्क मिलेंगे, 6 मार्क मिलेंगे। मगर इनमें अगर आप कुछ एडिशनल आपका दिमाग लगाते हो, ठीक है, जैसे बॉम्बे पुलिस एक्ट एक सबसे मेजर लॉ है जो पुलिस लोगों को जो पावर देता है, तो उसको उसमें अगर आप देखोगे तो आपको और बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे जहां पे पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, वहां पे पुलिस जो है विदाउट वारंट वहां पे अरेस्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें भी आप वहां पे पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे लॉज अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं, इन सारे शॉर्ट नोट्स के ऊपर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ट्रेंड होता है डिफरेंसेस पूछने का, ठीक है। तो आपको जो है वहां पे डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं। आईपीसी में आपको डिफरेंसेस पूछेंगे, उसके बाद एविडेंस में आपको डिफरेंसेस पूछेंगे, सीआरपीसी में आपको डिफरेंसेस पूछेंगे। और ये डिफरेंसेस का जो पॉइंट होता है ये स्कोरिंग वाला पार्ट होता है, ठीक है। आपको 2.5 मार्क के लिए डिफरेंसेस पूछा जाएगा, और अगर आप उस डिफरेंसेस में 5-6 पॉइंट अच्छे से क्वालिटी लिखते हो तो आपको 2.5 के 2.5 मार्क्स मिलेंगे। मतलब जनरली क्या होता है, अभी हम लॉ की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है, हम लोग कोई इंजीनियर्स नहीं है या फिर डॉक्टर्स नहीं है, ठीक है, जिसमें आपको कोई इंजीनियरिंग का सवाल, मैथ का कोई सवाल आएगा, आप मैथ को सॉल्व करोगे और उसके बाद आपको मतलब फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे लॉ में अगर आपको 10 मार्क का सवाल आएगा तो 10 के 10 के तो किसी को नहीं मिलेंगे, मगर डिफरेंसेस ऐसा पार्ट है जहां पे आपको मतलब आउट ऑफ मार्क्स वहां पे मिल सकते हैं। या फिर आप लीगल एसे के भी अगर आप मार्क्स देखोगे तो लीगल एसे में भी 18 मार्क्स बहुत सारे लोगों को दिए गए हैं, क्रिमिनल जजमेंट में भी 18 तक मार्क्स आपको दिए गए हैं। तो ये सारा स्कोरिंग का पार्ट आपको क्रिमिनल पेपर में देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल पेपर में हमारा जो टारगेट है वो टारगेट कम से कम वहां पे हमारा 70 के आसपास होना चाहिए, तब जो है हम वहां पे सेफ जोन में चले जाते हैं। तो ये आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, एविडेंस हो, ठीक है, इन तीनों लॉस के ऊपर आपको एक तो 10 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है,
या फिर आपको शॉर्ट नोट आंसर क्वेश्चंस 5-5 मार्क के आ सकते हैं, या फिर आपको डिफरेंसेस 2.5 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको ये शॉर्ट नोट में अगर थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो 2.5 मार्क के लिए भी आपको वहां पे शॉर्ट नोट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक एकदम से फॉर्मेट नहीं होता है, मगर आज तक का जो ट्रेंड है वो वहां पे इसी हिसाब से आपको सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो इन सारे के सारे लॉस को आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब जब आप सोचोगे कोई भी नोट्स आप सीआरपीसी के ओपन करोगे तो आपको दिखेगा कि सीआरपीसी में प्रोबेबल डिफरेंसेस इतने निकलते हैं, क्या क्या निकलेंगे, सपोज कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल नॉन बेलेबल, कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल, ठीक है, समरी ट्रायल एंड वारंट ट्रायल। तो ये से कुछ प्रोबेबल डिफरेंसेस हैं, फाइन कंपनसेशन। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये सारे प्रोबेबल डिफरेंसेस आप वहां पे निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस प्रोबेबल आप निकाल सकते हैं। आज तक के क्वेश्चन पेपर भी अगर आप देखोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर आपको जो है तैयारी अच्छे से करनी है। जब आपको सक्सीड होना है तो फिर आपको सवाल तो आप लोगों को पता है, जब आपका प्रिपरेशन का टाइम रहेगा, उन प्रिपरेशन के टाइम में अगर आप उन सवालों के अच्छे से जवाब अगर आप ढूंढ पाते हो और उनको अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो फिर आपका जो है मेंस का प्रिपरेशन भी जो है वो वहां पे टॉप प्रायोरिटी पे होगा। आप वहां पे कुछ टेस्ट सीरीज की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर को टाइम में कंप्लीट करना भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जजमेंट राइटिंग को लिखने लग जाते हैं तो इतने बहक जाते हैं कि भाई 1.5 घंटे तक तो जजमेंट ही लिखता है, ठीक है। अभी आप जज बने नहीं हो, जज आपको बनना है, ठीक है। तो एकदम से पहले जजमेंट लेंगे लिखने के लिए और 1.5 घंटे तक तो सिविल का जजमेंट लिखेंगे और बाकी के 1.5 घंटे बाकी का सब क्वेश्चन पेपर तो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको 65 प्लस स्कोर करना है सिविल में तो आप 5 मार्क का शॉर्ट नोट भी आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब कुछ लोगों का होता है कि एलएलबी में वगैरह किया होता है कि भाई ये सब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा साइड में रखूंगा, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा प्रिपेयर करूंगा, ये सब्जेक्ट को मैं मतलब साइड में रखूंगा, इसको मैं देखूंगा ही नहीं। तो ऐसा अगर आप करते हो उसी के ऊपर अगर आपको शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत वाली बात होती है, ठीक है। तो वैसा मत कीजिए, हर एक सवाल आपको लिखना पड़ेगा, हर एक शॉर्ट नोट जितने कंपलसरी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे लिखोगे तभी आप 65 प्लस स्कोर कर सकते हो। एक आपका 10 मार्क का सवाल टाइम मैनेजमेंट की वजह से या फिर आपके किसी सब्जेक्ट को स्किप करने की वजह से या फिर किसी सब्जेक्ट के किसी पार्ट को स्किप करने की वजह से अगर आपका चला जाता है तो आप मेरिट में आपका नंबर वहां पे आपको मेरिट देखना ही नहीं चाहिए, आपका मेरिट वहां पे आने का चांस खत्म हो जाता है, ठीक है। जजमेंट राइटिंग अगर आप लास्ट में लिखते हो, जजमेंट राइटिंग आपका रह जाता है, 20 मार्क का सवाल रह गया तो बस आपका रिजल्ट रह गया, ठीक है। लीगल एसे में आपका जो है कुछ नहीं लिख पाते हो, जजमेंट राइटिंग लिखते वक्त आपका आखिरी वाला ऑर्डर का पार्ट रह जाता है, तो ऐसी कोई भी गलती अगर आप करोगे तो आपका जो है रिजल्ट में आने का चांसेस वहां पे ना के बराबर हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा वैकेंसीज है तो ठीक है। इसमें एक और बात मैं मेंस के बारे में मतलब बतानी आपको जरूरी है, यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स भी होते हैं, ठीक है। अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप महाराष्ट्र के स्टेट के बाहर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, क्योंकि रिजर्वेशन का जो बेनिफिट होता है, कैटेगरीज का जो बेनिफिट होता है वो आउट ऑफ स्टेट के स्टूडेंट को नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर आप इस स्टेट के किसी आउट ऑफ स्टूडेंट के स्टेट के स्टूडेंट हो या फिर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको सिविल के हर पेपर में कम से कम 50 मार्क्स होना जरूरी है। अगर 50 मार्क्स नहीं है तो आप वहां पे क्वालिफाई नहीं रहेंगे, चाहे आपको सिविल में 90 के 90 मिल जाए, ठीक है, मतलब 100 में से 90 मिल जाए, आप मेरिट में भी आए, फिर भी अगर आपको एक पेपर में 50 से कम है तो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर दिस एग्जामिनेशन, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मेंस का प्रिपरेशन है। इतना मैंने आपको कम समय में कुछ बहुत ज्यादा बताने का प्रयास किया है। होप आप लोगों को एक आइडिया आ गया होगा कि जुडिशरी में मेंस एग्जामिनेशन में सक्सीड कैसे हो सकते हैं। उसके बाद एक इंटरव्यू का पार्ट होता है लास्ट वाला, ये आपका पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है, ठीक है। आपका नॉलेज तो पहले से टेस्ट किया गया है, इसमें देखा जाता है कि भाई आप बोलते कैसे हो, ठीक है। इसमें यह भी देखा जाता है कि भाई आपका मराठी वगैरह है कि नहीं, आप समझ पाओगे, विटनेसेस के साथ आप इंटरेक्ट कर पाओगे। इसमें यह भी देखा जाएगा कि भाई आप जो है मतलब कितने रीजनेबल पर्सन हो, ठीक है। आपको देखने के बाद ये लगता है कि क्या ये आदमी जज की तरह लगता है, ठीक है। आपका जो इंटरव्यू है वो हाईकोर्ट जजेस लेते हैं, तो बहुत ही कॉम्पिटेंट पर्सन के सामने आपको बिठाया जाता है और वो लोग जज डिसाइड करते हैं कि भाई आप जज का मटेरियल हो कि नहीं हो, ठीक है। तो आपको पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट जो है ये एकदम से नहीं होता है। अब हम हमेशा डेली बेसिस के ऊपर हम अपने पर्सनैलिटी में कुछ इंप्रूवमेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है। जब आप किसी बच्चे को भी देख रहे हैं तो उसमें से भी कुछ हमें सीखने को मिलता है, ठीक है। हर चीज में से हम लोग कुछ सीखते हैं। तो ये आपने आपकी जिंदगी में अभी तक क्या जो कुछ सीखा है, ठीक है, उन सारे टेस्ट की एक टेस्ट होती है जिसको हम पर्सनैलिटी टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। इसमें भी अभी इसका भी तैयारी करने के लिए जो है मतलब इसमें भी कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है। पहले तो होता है कि भाई आपका प्रोफाइल बेस आपको क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी न्यूज में क्या चल रहा है,
आपको किसके ऊपर, आप किसी किन बातों के ऊपर आपको ओपिनियन पूछा जाएगा। जैसे अभी मणिपुर वायलेंस के बारे में है, चल रहा है अभी मणिपुर वायलेंस का है, या फिर आप जो महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट जहां पे लोग इकट्ठा कर, अगर आप कोकण से बिलोंग करते हैं, वेस्ट महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। औरंगाबाद का नाम चेंज किया है तो औरंगाबाद के उसके बारे में आपको इस इशू के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। मैरिटल रेप का स्पिल जजमेंट आया है, उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। सेम सेक्स मैरिज का कोर्ट में चल रहा है, उसके बारे में आपको सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, सेडिशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था और अभी लॉ कमीशन ने जो रिपोर्ट दायर किया है, उसके बारे में भी आपको सवाल पूछ सकते हैं। तो बताने की बात यह है कि भाई प्रोफाइल बेस पूछेंगे तो आपका प्रोफाइल देखेंगे। ठीक है, क्या किया है, एलएलएम किया है, एलएलबी किया है, वहां पे सब्जेक्ट्स कौन से हैं, वो सारे भी देखेंगे वहां पे। या फिर उसके बाद में आपको जो है आपके ओपिनियन पूछेंगे, जो करंट लीगल नॉलेज है उसके ऊपर पूछेंगे। उसके बाद में अगर आप देखोगे आपका जो गांव का जो आपका प्लेस है, प्लेस के बारे में पूछेंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, उनके ऊपर आपको सवाल पूछे जाते हैं। इसमें आपको ये भी पढ़ाई करना पड़ता है, ये भी स्टडी करना पड़ता है कि इंटरव्यू को लीड कैसे करते हैं, वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तब जाके आप इंटरव्यू में 50 मार्क का आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, 100 मार्क का प्रीलिम, वो आपका फाइनल मेरिट में काउंट नहीं किया जाता है, वो बस मेंस में एंट्री के लिए है। उसके बाद 100 मार्क का सिविल पेपर, 100 मार्क का मेंस का पेपर, ये 200 मार्क रहेंगे, और 50 मार्क का इंटरव्यू, ये 250 मार्क्स में से आपका मेरिट लगता है। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड में आपको कम से कम 50 होने चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र के रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45 मार्क भी रहेंगे तो यू आर एलिजिबल। और जो आखिरी वाला जो है इंटरव्यू का, इसमें आपको कम से कम 20 मार्क्स वहां पे होने चाहिए। 20 के अगर आप नीचे है, अगर आपको 19 मार्क है तो आपको है वहां पे मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हाईकोर्ट जज को अगर लगेगा कि ये बंदा जो है जज होने के काबिल नहीं है, इसको अभी 2-3 साल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसको अभी खुद में कुछ डेवलपमेंट करनी जरूरी है, तो आपको 19 मार्क में वहां पे रख देते हैं। तो हमें क्या बोलना है इसके ज्यादा जरूरी है कि हमें उनके सामने क्या नहीं बोलना है। क्योंकि एक आध सवाल नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं हो जाती, आप सॉरी बोल सकते हैं। ठीक है, मगर अगर आप कुछ बातों के कुछ चीजों के ऊपर अगर आप गलत सवाल का आंसर देते हैं, आपका ओपिनियन अगर वहां पे बायस लगता है, आपका ओपिनियन अगर वहां पे डिफेक्टेड लगता है, तो ये सारी बातें अगर आपके साथ हो जाती है तो आप वहां पे जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और फिर आपको वहां पे पोस्ट नहीं मिलेगा। तो ये सारे 250 मार्क में से मेरिट लगेगा, इसमें आप वहां पे मतलब जो है अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो कम समय में जितना मैं आपको बता सकता हूँ, जितना मेरी तरफ से कम समय में हेल्प हो सकता है, वो मैंने आपको किया है। आप लोगों को जो सवाल है आप वहां पे पूछ सकते हैं। I have to ask you, मतलब मुझे पूछना था कि now I'm 40+, so I want to मतलब मुझे एग्जाम में बैठना है, तो हाउ कम, किस वे से मैं जा सकती हूँ? और मैं ओपन कैटेगरी में आती हूँ और मैंने एलएलबी मुंबई यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, एलएलएम अभी नहीं किया है, और मुझे प्रैक्टिस करते हुए 5 years हो चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो ये एक बात बताना रह गया कि अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए मैक्सिमम एज 35 का है जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए। आप जो है 7 साल का जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डिस्ट्रिक्ट जज के लिए ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप फैमिली कोर्ट जज का भी एग्जामिनेशन आया है तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। एक और अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मेंबर बनने का, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। ये सब लेके 7 साल के प्रैक्टिस के बाद आप दे सकते हैं, मगर जेएमएफसी के लिए आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब स्टेट कमीशन के लिए? हाँ, ये स्टेट कमीशन का या फिर डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो जब वैकेंसी आएगा तो उसके लिए आप कर सकते हैं। ओके, आफ्टर 7 years ऑफ एक्सपीरियंस के बाद, और एलएलएम सही साथ में? यस मैडम। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। सर, एलएलएम एंड प्रैक्टिस, कोर्ट प्रैक्टिस कितना इम्पोर्टेंट है जुडिशियरी के लिए? अभी कोर्ट प्रैक्टिस का ऐसा है कि जब आप एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो रहे हैं और आप बता रहे हैं कि मेरा 3 साल का प्रैक्टिस है, 3 साल के प्रैक्टिस में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो आपको इंटरव्यू में उनके ऊपर ज्यादा सवाल पूछेंगे। ठीक है, मगर ये सारे के सवाल आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे क्रिमिनल ट्रायल कैसा है, मैजिस्ट्रियल ट्रायल कैसे होता है, समन्स ट्रायल कैसे होता है, ये सब तैयारी करोगे तो वो प्रैक्टिस का पार्ट आपका कंप्लीट हो सकता है। और एलएलएम आपको इस तरीके से हेल्प करता है कि एलएलएम करने वाले लोगों का मेरिट में जो उनका संख्या होता है वो ज्यादा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो लोग एकेडमिक्स में होते हैं, और एकेडमिक्स में उनका जो है टच अभी भी होता है, राइटिंग प्रैक्टिस अच्छा होता है, उनका समझने का समय अच्छा होता है, उनके पास समय होता है पढ़ाई करने के लिए। और सबसे एलएलएम आपको एक और चीज के लिए काम आता है, जब आपका मेरिट में आप लास्ट होते हो, ठीक है, सपोज आपको 120 मार्क्स है और किसी और बंदे को भी 120 मार्क्स है, तो आप दोनों में से किसी को लेना है तो फिर वहां पे भी आपका एलएलएम काम आता है। अदरवाइज एलएलएम आपको इसे मतलब ऐसे कंपलसरी नहीं है, आपको अच्छे मार्क्स है तो फिर एलएलएम भी आपका चल जाएगा। और एलएलएम जिनका हुआ होता है उनको एक और बेनिफिट होता है सैलरी में। अगर आपका एलएलएम हुआ है तो जुडिशरी में जाते वक्त आपको एकदम से 3 इंक्रीमेंट मिल जाता है।
ठीक है, मतलब जुडिशरी करने के बाद में भी एलएलएम तो आप करने वाले ही हैं, ठीक है, क्योंकि सैलरी तो भाई हर किसी को ज्यादा चाहिए, तो एलएलएम तो आप पहले से कर लेते हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, अदरवाइज नॉट कंपल्सरी. येस. नमस्कार सर, मला तुम्हाला हा प्रश्न विचारायचा वाटतो की तुम्ही स्टार्टिंगला जे एज क्रायटेरिया सांगितला तर त्याच्यामध्ये फ्रेशरसाठी 25 ओपन कॅटेगरी मधून आणि कास्ट मधून 30, राईट? तर येस मॅडम. ईडब्ल्यूएस मधून काही एज रिलॅक्सेशन आहे का ओपन स्टुडंटसाठी, ओपन कॅटेगरी स्टुडंटसाठी? येस मॅडम. ईडब्ल्यूएस असं आहे की आता आपल्याकडे संविधानामध्ये आपल्याला आर्टिकल 16 आणि आर्टिकल 15 आहे. आर्टिकल 16 प्रमाणे ईडब्ल्यूएसचा आपण रिझर्वेशन दिलेलं आहे, पण महाराष्ट्रामध्ये आर्टिकल 15चा जो वापर व्हायला पाहिजे, म्हणजे नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणापेक्षा व्यतिरिक्त जे बेनिफिट असतात, म्हणजे एज रिलॅक्सेशन असू द्या किंवा अजून बाकीच्या गोष्टी असू द्या, हे रिलॅक्सेशन महाराष्ट्राने अजून दिलेलं नाहीये. त्यामुळे ईडब्ल्यूएस मध्ये एज रिलॅक्सेशन तुम्हाला मिळत नाही. ईडब्ल्यूएस असेल तरी तुम्हाला 25च एज धरलं जातं. त्याच्यावर सुद्धा रीट वगैरे बरेच चालू आहे. होप की आता महाराष्ट्र सरकार त्याच्यामध्ये काही बदल करून ते रिलॅक्सेशन आपल्याला देईल, सध्या तरी नाहीये. ओके, थँक्यू सर. धन्यवाद मॅडम. सर तुम्ही स्टार्टिंगला मराठी लँग्वेज सर्टिफिकेट बद्दल सांगितलं, त्याबद्दल एकदा सांगाल का पण पुन्हा? मराठी लँग्वेजचे जे सर्टिफिकेट आहे, जर तुम्ही फ्रेशर लॉ ग्रॅज्युएट म्हणून एक्झामला देत असाल तर तुम्हाला तुमच्या प्रिन्सिपलकडनं ते आणावं लागतं. त्या सर्टिफिकेटमध्ये एवढंच असतं की या कॅन्डिडेटला मराठी बोलता येते, लिहिता येते, वाचता येते. आणि जर तुम्ही समजा प्रॅक्टिशनर म्हणून कोर्टामध्ये प्रॅक्टिस करत असाल तर आपल्या जिल्ह्याचे जे प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट जज असतात, ठीक आहे, तर त्यांच्याकडनं तुम्हाला ते सर्टिफिकेट आणावं लागतं. त्याच्यामध्ये पण एवढंच लिहिलेलं असतं 3 वर्ष प्रॅक्टिस झालेली आहे आणि यांना मराठी लिहिता बोलता वाचता येत, आणि ते तुम्हाला इझिली मिळून जातं. तो काही काळजीचा तुमचा विषय नाहीये. सर मला हे विचारायचं, आय एम अ फर्स्ट इयर एलबी स्टुडंट. मला हे Okay. विचारायचं होतं की म्हणजे जर जेएमएफसीच्या ह्याच्यासाठी जर आता क्लास वगैरे जॉईन करायचे झाले तर म्हणजे बेसिकली कधी केले पाहिजेत? आता याच्यामध्ये असं आहे की तुम्ही म्हणजे प्रिलिमची जी एक आपली बॅच असते, तुम्ही तेवढी फक्त जॉईन करून ठेवायला पाहिजे, जेणेकरून 12 विषय तुमचे कंप्लीट होतील आणि त्या प्रत्येक विषयाचं रिव्हिजन तुम्हाला चांगलं करत राहता येईल. आणि पुढचे जे तुमचे लॉचे वर्ष आहेत, या वर्षामध्ये तुम्हाला त्या नोट्समध्ये काही ना काही ऍडिशन करत राहता येईल. त्यामुळे एक बॅच तुम्ही तुमचं एक फर्स्ट सेमिस्टर, सेकंड सेमिस्टर झाल्यानंतर तुम्ही करू शकता वाटलं तर, सेकंड इयर मध्ये वगैरे. 3 इयरचा असेल तर लवकरच करू शकता. 5 इयरचा असेल तर पहिले 2 वर्ष जाऊ द्या तुम्ही, म्हणजे तरी गेले तरी काही अडचण नाही असणार तुम्हाला. 3 इयर आहे सर. 3 इयर असेल तर तुम्ही फर्स्ट इयरला वगैरे करू शकता, कारण सगळे लॉचेच विषय असतात तुम्हाला, आणि तुम्हाला आणि हे सर- विषय सगळे पुढच्या सेमिस्टरला पण कामाला येत राहतात. आणि व्हॉट अबाउट इंटर्नशिपच्या ह्याच्यासाठी, म्हणजे इंटर्नशिप नंतर करता येणार नाही ना? इंटर्नशिपचं जे आहे ना, इंटर्नशिप तुम्ही म्हणजे थोडंसं वेळाने करू शकता, जेव्हा तुमचं सीआरपीसी किंवा सिव्हिल प्रोसिजर कोड वगैरे होईल. आता यांनी जरी लवकर दिलेलं असलं समजा याच्यामध्ये सिलेबसमध्ये तुमच्या, तर जे विद्यार्थी जातात बाहेर त्यांचा जास्त तर क्लरिकल कामांसाठीच वापर होतो, आणि त्यांना जे समजायला पाहिजे त्या इंटर्नशिपमध्ये ते थोडंसं कमी समजून येतं. त्यामुळे माझं सजेशन असेल की एकदा तुम्ही सीआरपीसी समजून घ्या, तेव्हा क्रिमिनल कोर्टामध्ये कुठेतरी इंटर्नशिप करा, किंवा आयपीसी समजून घ्या, किंवा आपलं सिव्हिल प्रोसिजर कोड सारखा विषय समजूनच थोडंसं तिकडे जायला पाहिजे. अदरवाईज म्हणजे आपला वापरच झाल्यासारखं होतं, असं माझं स्पष्ट मत आहे. ओके सर, थैंक यू. यस. सर चैट बॉक्स में एक मैसेज आया दीपाली का, वो पूछ रही है कि इंटरव्यू में कौन से लैंग्वेज में हमको इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंग्लिश, मराठी या कोई भी हम अपना दूसरा लैंग्वेज बोल सकते हैं? यस, तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है. तो इसमें बात ये होती है कि आपको उन लोगों ने जिस लैंग्वेज में सवाल पूछा है, कुछ सवाल वो लोग इंग्लिश में पूछेंगे, कुछ सवाल वो मराठी में पूछेंगे, तो उसी लैंग्वेज में देना सबसे बेटर होता है. और अगर आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात है, सपोज आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कोई दिक्कत है, तो आप उनसे परमिशन ले सकते हैं की सर आय एम मोर कम्फर्टेबल इन मराठी, किंवा सर मी मराठीमध्ये या प्रश्नाचं उत्तर देऊ इच्छिते, असं तुम्ही परमिशन घेऊन त्याचं उत्तर मराठीमध्ये सुद्धा देऊ शकता, आणि याचा असा निगेटिव्ह इम्पॅक्ट पडत नाही. म्हणजे त्याचं काही तुम्हाला काळजी करण्याचं कारण नाही. पण बेटर असतं की त्यांनी ज्या लँग्वेजमध्ये विचारलाय त्या लँग्वेजमध्ये आपण द्यायला पाहिजे. आणि जर पहिला सवाल तुम्हाला इंग्रजीमध्ये असेल तर तुम्ही त्या प्रश्नाचं उत्तर इंग्रजीमध्ये देण्याचा प्रयत्न करा. मग तिथून पुढे तुम्ही परमिशन मागितलेलं बेटर असेल, म्हणजे आपण इंग्रजीमध्ये खूप वीक आहेत असं पण तिथे जाणवणार नाही. यस. दीपाली का एक और क्वेश्चन है कि इंटर्नशिप्स नेसेसरी है क्या प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए? इंटर्नशिप आपके लिए जरूरी नहीं है, मगर यहाँ पे अगर आपको ये तैयारी करना है, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए अगर आपको तैयारी करना है, तो वहां पे आपको जो है कोर्ट में जाना है, और सपोज आप क्रिमिनल कोर्ट का प्रैक्टिस बताने वाले, सर मैंने क्रिमिनल मैटर में प्रैक्टिस किया है, तो आपको एक क्रिमिनल मैटर का शुरुआत से एंड तक आपको समझना है. एक 2-4 मैटर आप देख सकते हैं, और स्पेसिफिकली उन मैटर्स को देखना है जो जेएमएफसी के सामने चलाए जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल सेक्शन 279 है, या फिर ग्रीवियस हर्ट का है, ठीक है, या फिर 498A का है. तो ये सारे जो मैटर्स है, या फिर 138A का है, 138 है सॉरी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का. तो ये सारे 4-5 मैटर आपको अच्छे से तैयारी करने हैं. इंटर्नशिप जो है, देखिए इंटर्नशिप का बात क्या है कि इंटर्नशिप में जो बच्चे जाते हैं लॉ के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, लिटरली मतलब उनको उतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता है कि लॉ आईपीसी नहीं हुआ होता है, सीआरपीसी भी लास्ट सेमेस्टर में होता है, तो बस जाते हैं और आते हैं, बाद में उनको उससे प्रैक्टिकल कुछ नॉलेज आया तो नहीं आता है.
ये नॉलेज आपको तभी आएगा जब आप ये 4-5 मैटर को अच्छे से समझोगे और उनके ऊपर आप वहां पे काम करोगे, उसमें देखोगे कि कौन से क्रिमिनल डॉक्यूमेंट आए हैं, कौन से विटनेसेस आए हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या चीजें सामने आई हैं। ये सारी चीजें जब आप समझोगे, प्रोसिक्यूशन के साइड में क्या विटनेस है, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस क्या है, अक्यूज का डिफेंस क्या है, क्योंकि आपको इंटरव्यू में इन्हीं के ऊपर सवाल पूछेंगे। आपको पूछा जा सकता है कि भाई चार्जशीट में क्या होता है या FIR में क्या होता है, ठीक है, या फिर अक्यूज ने आपके जो केस आपने देखा था उसमें डिफेंस क्या लिया था। ये सब आपको बाद में ये सब चीजों करोगे तो आपको समझ में आ जाता है, जो इंटर्नशिप में चांसेस कम होते हैं। इंटर्नशिप में आपको बताया जाएगा केस नोट्स बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। अगर आपके अच्छे जो लॉयर है उनके पास जाओगे तो आपको समझा भी सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किनके साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं। एंड सर, जूरिस्प्रूडेंस एज अ सब्जेक्ट, इसका इंटरव्यू में कोई महत्व होता है क्या? यस, जूरिस्प्रूडेंस एज अ सब्जेक्ट अभी ऐसा है कि जजेस के लिए, जैसे हम बोलते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस एक नॉलेज ऑफ लॉ है। अभी आपका इंटरव्यू लेने वाले हाई कोर्ट जजेस होते हैं, तो उनका जूरिस्प्रूडेंस सबसे बढ़िया होता है, ठीक है। आप में से कोई अगर बोलता है कि भाई LLM किया है और अगर आपका LLM रिसेंटली हुआ है तो फिर आपको जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। और अगर आपके इंटरव्यू में कभी ऐसा एंगल आ गया, ठीक है, मतलब सोशल इंजीनियरिंग के पास आप चले गए, ठीक है, या फिर आप नेचुरल लॉ थ्योरी के बारे में आपने कुछ एग्जांपल दिया, मतलब आपने बोलते बोलते हमें जूरिस्प्रूडेंस की तरफ नहीं जाना है, ठीक है, मतलब आपको ये प्रेफर करना है कि भाई कुछ भी आंसर दूंगा मगर जूरिस्प्रूडेंस का कोई लिंक मैं खुद से नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जब अगर आपने खुद से कुछ जूरिस्प्रूडेंस का लिंक लगा दिया तो फिर वो लोग जो है वो तो सामने वाले उसमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो फिर वो आपको थॉमस एक्विनास की तरफ लेके जाएंगे, सोशल इंजीनियरिंग रॉस्को पॉन्ट को जाएंगे, और लॉन फुलर वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें आ सकती हैं। तो बेटर रहेगा कि जूरिस्प्रूडेंस की तरफ आप न जाए। मगर आपका LLM रिसेंटली हुआ है, आप बता रहे हो कि भाई 2023 में इंटरव्यू को जा रहे हैं, 2022 में LLM हुआ है, तो फिर आपको जूरिस्प्रूडेंस तैयारी करना पड़ेगा। ओके। एंड सर, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के लिए हमें हिंदी आना चाहिए, राइट? तो उनका करिकुलम अपने से थोड़ा अलग होता है क्या, कि ये सेम करिकुलम से हम वहाँ के एग्जाम्स भी अपेयर, सेम प्रेपरेशन से हम वहाँ के एग्जाम्स भी अपेयर कर सकते हैं? यहाँ पे ऐसा है कि करिकुलम सेम होता है, बस जो 10% डिफरेंस हम बोल सकते हैं। जैसे अब अगर आप MP का देखोगे तो वहां पे उनका रेंट कंट्रोल लॉ रहेगा, और ये रेंट कंट्रोल लॉ उनका भी आप पढ़ोगे तो मेजोरिटी सेम ही है, मतलब कुछ चीजें अलग है, जैसे रिकवरी ऑफ पोजेशन वगैरह भी वहां पे सेम रहता है। आप पोजेशन मतलब टेनेंट को जो संरक्षण दिया है, मतलब जो प्रोटेक्शन दिया है महाराष्ट्र में ये भी सेम ही है, और आपको मध्य प्रदेश के वहां पे लॉ में भी सेम ही है। वहां पे भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज वगैरह होते हैं, बस उनको कुछ एडिशनल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई लैंडलॉर्ड भी अपना घर खाली रखता है तो वहां पे वो लोग उस घर को अक्वायर कर सकते हैं और फिर टेनेंट लोगों को दे सकते हैं, ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग मेंटेन रहे। तो ऐसी कुछ चीजें होती है, कुछ सेक्शंस होते हैं जो अलग होते हैं। और वहां पे एक और लॉज आपको एडिशनली आ जाता है, लैंड रेवेन्यू कोड। तो ऐसे हर स्टेट के जो लोकल लॉज होते हैं वो 1-2 लोकल लॉज अलग से आ जाते हैं, बाकी अदरवाइज मेजर सिलेबस सेम ही होता है। आपको बस एक 10-15 दिन अलग से पढ़ाई करना पड़ता है। उनका बस लैंड रेवेन्यू कोड बड़ा है, मगर फिर भी 10-15 दिन में अलग से पढ़ाई करना पड़ता है, बाकी सेम ही रहता है। ओके और सर, आई नो आपके ट्रांसलेशन पूछते हैं, मतलब सर्टिफिकेट की जगह ट्रांसलेशन पूछते हैं, तो वो भी आ जाता है हमको। यस मैडम, और कुछ पूछ रहे थे? ओके, सॉरी सर, लास्ट क्वेश्चन, आपका टाइम, आई नो आपको दूसरे कमिटमेंट्स है, तो सर मुझे आपसे पूछना था कि काफी सारे लॉ स्टूडेंट्स को लगता है कि ओके वो जुडिशियरी करना चाहते हैं, बट एक जो जज होता है उसके क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होते हैं आपके हिसाब से? एंड सेकेंडली, जो ओपिनियंस एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हमें मेंस में आंसर करने पड़ते हैं, क्या उसके लिए कोई एक्सरसाइज हम डेली बेसिस पे करें, ताकि हम हमारा वो क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग उसको और बढ़ा सके? यस, जो पहला आपने बताया कि जजेस का क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस वगैरह होता है, इसको मैं पहले आंसर करूंगा। तो जजेस का जो पोस्ट है, अगर आप इसको देखोगे तो मतलब आपका जो, आप एक न्यूट्रल पर्सन होने चाहिए, ठीक है। आप जब आपका ओपिनियन दोगे किसी भी बात के ऊपर, तो कभी भी उस ओपिनियन को देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये सब चीजें मतलब कहीं पे कहीं ये पर्सन डाइवर्टेड है। सपोज अगर आप मणिपुर के ऊपर अगर आप बोलना चाहते हो, तो अभी हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी उस तरीके से, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके एक मतलब जैसे गुस्सा की तरह के उन्होंने उसके ऊपर कमेंट किया है। मगर जब आप एक एग्जामिनर के हिसाब से जब आप आंसर देते हैं, तो आप हर चीज को बस आपको एक शांतता से देखना है। किसी के ऊपर भी आपके बहुत ज्यादा इमोशंस नहीं होने चाहिए। ये चीजें बहुत गलत है, मतलब आपको उकसाया जाएगा, आपको हर चीज के ऊपर मतलब ये किया जाएगा, आप कहीं पे पॉलिटिकली किसी पार्टी की तरफ आप अटैच होकर ये देखा जाएगा। मतलब आप डिबेट कर सकते हैं कि अपने दोस्तों के साथ, और इन डिबेट में आपको हमेशा ख्याल रखना है कि आप दोनों साइड की बात करोगे, ठीक है। जब आप सपोज एक फॉर एग्जांपल देंगे, जब आप मणिपुर के ऊपर अगर आप बात करोगे, तो आप वहां पे जो वहां के जो CM कह रहे हैं कि यहाँ की जमीनी लड़ाई क्या है, ठीक है, दिक्कत यहाँ पे क्या है लोगों में, तो उसका भी आपको ख्याल होना चाहिए।
और साथ में जो चीजें हो रही है उसका भी ऊपर भी आपको बात करनी चाहिए। सपोज आप मैरिटल रेप के ऊपर अगर आपको आपका ओपिनियन पूछा जाएगा तो वहां पे दो जजेस ने एक, जैसे हम बोल सकते हैं कि दो जजेस ने अपना अलग अलग ओपिनियन दिया है, अभी ये सुप्रीम कोर्ट में रेफर किया गया है, तो जब आपको पूछा जाएगा तो भाई आपको क्या करना है, दोनों ओपिनियन को बैलेंस करके आपका आंसर देना है। ठीक है, आपको सेडिशन के ऊपर अगर आप पूछा जाए तो सेडिशन के ऊपर आप ये नहीं बोल सकते कि एकदम से सेडिशन एकदम बकवास है, या फिर इसके ऊपर जो है इसको टालना चाहिए, इसको एकदम से बैन करना चाहिए, ये खत्म करना देना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि भाई ये जो है अभी टाइम के हिसाब से ठीक नहीं है और इसको जो है सरकार जो है रिफ्रेम कर सकती है, तो आपका भी ओपिनियन वहां पे वही होना चाहिए। अभी सेडिशन को हटाना है, ये हमारे मतलब हमारे देश में जो दो बड़ी पार्टियां है, ठीक है, एनडीए पार्टी बोलती है कि भाई इसको तो है और स्ट्रांग बनाना है, ये दूसरे कांग्रेस वाले बोलते हैं कि इसको हटा देना है। आप कहीं पे भी किसी भी साइड पे आप नहीं होने चाहिए, आप जो है एक न्यूट्रल साइड मेंटेन रख सकते हैं। हमेशा हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात कर सकते हैं कि सर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका मिसयूज अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसको अभी के लिए स्टे किया है, लॉ कमीशन ने अलग रिपोर्ट सबमिट किया है, तो अभी इसको जो है कुछ अलग तरीके से स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन ना हो, इसके हिसाब से अगर हम मेंटेन कर सकते हैं तो फिर बनाना चाहिए। तो ऐसा एक बैलेंस ओपिनियन आपको हर चीज में आपका देते रहना चाहिए। ठीक है, जब भी आपको कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब दोस्तों के साथ अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें किसी एक बात को फोकस करना या फिर स्ट्रेच करना, उसी के ऊपर मतलब ये करना, सामने वाले के व्यू को नहीं समझना, ये आपके लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात होती है। एक जज को हमेशा दोनों जो साइड होते हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट के जितने साइड होते हैं उतने साइड से देखने का जो आपका जरिया है, हर चीज को सुनने का एक मतलब साइलेंस जिसको हम बोलते हैं कि शांतता से किसी बात सुनने का भी आपका अच्छा होना चाहिए, और उसके ऊपर आपका जजमेंट जो रहेगा वो दोनों बातों को समझ के आपका होना चाहिए। कहीं भी अभी आप ओपिनियन दे रहे हो तो आपका ओपिनियन कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बंदा जो है इसके खुद के दिमाग में इसने फिट करके रखा है कि भाई वहां का सरकार गलत है, वहां पे बस राष्ट्रपति राजवटी लगना चाहिए, तो ये ओपिनियन हमारा नहीं होना चाहिए। तो बैलेंस चीजें क्या हो सकती है, और एक सोल्यूशन वाला नेचर जो होता है ना कि हर चीज में कुछ सोल्यूशन आप बताने चाहिए, तो इसके हिसाब से अगर आप एटीट्यूड रखोगे तो मतलब आप एक जज मटेरियल बन जाते हो। यस मैडम। Okay, sir. Really, thank you, sir. थैंक यू मैडम।